दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी माय वे में। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, अपन क्या कर रहे हैं, जनरल स्टडीज़ के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं ताकि यह एग्ज़ाम्स में आपके लिए बेनिफिशियल हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में स्कोर कर सके। तो ये जो अपनी सीरीज़ है दोस्तों, ये आप हिंदुस्तान का चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप एसएससी का सीजीएल दे रहे हो, जेई दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो, आरपीएससी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, राजस्थान लेवल का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे पटवारी दे रहे हो, रीट दे रहे हो, कोई भी डिफरेंट एग्जामिनेशन आरएएस दे रहे हो, तो ये सभी एग्जामिनेशन में काम आने वाले टॉपिक्स हैं अपने। और चाहे आप रेलवे की मैं बात करूँ, आरआरबी एनटीपीसी हुआ और ग्रुप डी के एग्जामिनेशन, कोई भी एग्ज़ाम दोगे सभी में ये टॉपिक काम आएंगे। तो दोस्तों आज अपन हिस्ट्री का अपन ने एक टॉपिक लिया है, दैट इज़ गांधी युग व राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब गांधीयन पीरियड एंड नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो आज अपन ने टॉपिक के लिया है गांधीयन पीरियड एंड नेशनल मूवमेंट। तो अपन बात करते हैं दोस्तों इस टॉपिक के बारे में आगे। ठीक है, तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने। हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से कंफर्म एक क्वेश्चन आता है। मॉडर्न हिस्ट्री में से अगर क्वेश्चन आता है तो चांसेस इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अब हम इसको अब आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों बात करूं महात्मा गांधी। तो आप हेडिंग डालिए इसके अंदर, महात्मा गांधी। तो ये लीजिए, मैं इसको फ्लो चार्ट के थ्रू कुछ टॉपिक्स बताता हूं आपको, पॉइंट्स। महात्मा गांधी, इसको आप इसी तरह साथ साथ बनाते रहिए। महात्मा गांधी की माँ की बात करूं, उनकी मदर की बात करूं, तो उनकी माँ का नाम था पुतली बाई। ठीक है दोस्तों, फिर मैं बात करूं दोस्तों उनके पुत्र, उनके बेटों के बारे में। उनके 4 संतान हुई। कितनी? 4 पुत्र हुए। एक का नाम था हीरा लाल, एक का नाम था मणिलाल, एक का नाम मैं बात करूं रामदास, और एक थे देवदास। तो ये 4 उनके पुत्र थे, हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। और दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा, जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी की 5वीं संतान कहते थे, हकीकत में नहीं थी। वैसे वो राजस्थान हिस्ट्री में भी आपने कहीं अगर पढ़ा होगा, जो भी राजस्थान के कैंडिडेट्स हैं तो आपको पता होगा, तो भी मैं एक बार लिखवा देता हूँ, नोट में लिख लीजिए यहाँ पे। जमनालाल बजाज को गांधी की 5वीं संतान कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई उनके पुत्रों की। अब मैं बात करूं उनका जन्म। उनका जन्म हुआ दोस्तों 2 अक्टूबर, ये तो सबको पता है, 1869 में उनका जन्म हुआ। उनके पिता की नाम बात करूं तो उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। उनका नाम था मोहनदास। तो पूरा नाम मोहनदास, तो मोहनदास था और फिर पीछे उनके सरनेम लग गया करमचंद गांधी। तो उनका पूरा नाम क्या हो गया? मोहनदास करमचंद गांधी। पूरा नाम क्या हो गया? मोहनदास करमचंद गांधी। फिर मैं बात करूं दोस्तों उनकी पत्नी की मैं बात करूं दोस्तों, तो पत्नी का नाम था कस्तूरबा। क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। और अगर उनकी मृत्यु की बात करूं, उनकी डेथ कब हुई?
30 जनवरी 1948 को, ठीक है, नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मारकर हत्या कर दी। तो और इसी दिवस को शहीद दिवस मनाया जाता है अब, ठीक है। 30 जनवरी 1948 जो 30 जनवरी की जो डेट है उसको अब क्या मनाया जाता है, शहीद, ये आपको दिख रहा है, शहीद दिवस। शहीद दिवस क्या मनाया जाता है, 30 जनवरी 1948। तो ये बात हुई गांधी जी के बेसिक कार्यकाल, बेसिक चीज़ों के बारे में, तो उसको बना लिया होगा आई होप। अब अपन आगे चलते हैं। अब दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट उनको उपाधियां दी गई अलग अलग लोगों के द्वारा, तो उन उपाधियों को लिख लेते हैं और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। पहली उपाधि बापू। तो दोस्तों बापू की उपाधि किसने दी उन्हें, सरोजनी नायडू ने। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो किसने दी, सरोजनी नायडू ने। दूसरी मैं बात करूं राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता की मैं बात करूं तो किसने दी, सुभाष चंद्र बोस ने, मतलब बोस ने दी, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी उपाधि दी, राष्ट्रपिता की। तीसरी मैं बात करूं मलंग बाबा। क्या है, मलंग बाबा। तो मलंग बाबा किसने दी, खान अब्दुल गफार खान ने, खान अब्दुल गफार खाने, ठीक है। मलंग बाबा की उपाधि किसने दी। चौथी मैं बात करूं देशद्रोही फकीर। देशद्रोही फकीर, तो दोस्तों ये किसने दी, चर्चिल ने दी। और चर्चिल कौन थे, जो इंग्लैंड था, लंदन में पूर्व में प्रधानमंत्री थे, हाल फिलहाल प्रधानमंत्री पामस्टॉन थे, लेकिन पहले रहे हुए थे चर्चिल। उन्होंने उनको क्या दी, देशद्रोही फकीर चर्चिल। तो ये पीएम थे कहाँ के, लंदन में, मतलब इंग्लैंड के। फिर मैं बात करता हूं पांचवी, अर्धनग्न फकीर। अर्धनग्न फकीर मतलब जैसे दोस्तों वो क्या करते थे कि धोती में ही रहते थे और कोई बदन पे कपड़ा वगैरह इतना ज़्यादा पहनते नहीं थे। तो ये अर्धनग्न फकीर किसने दी, फ्रैंक मॉरिस ने। इसका भी एक किस्सा है दोस्तों, मैं भी आपको बताता हूँ, पहले एक बार आप लिख लीजिए, फ्रैंक मॉरिस। फिर छठी मैं बात करूँ महात्मा की किसने दी, रविंद्रनाथ ने दी, ठीक है, रविंद्रनाथ ने। फिर सातवीं बात करूं भारतीय राजनीति का बच्चा। देखिए सोचिए कैसे कैसे उपाधियां भी दी गई है महात्मा गांधी जी को। ये दी एनी बेसेंट ने। क्वेश्चंस आ जाते हैं दोस्तों इस तरह के, एनी बेसेंट। फिर मैं बात करूं केसरे हिंद, ये दोस्तों दी थी अंग्रेजों ने। जब महात्मा गांधी ने क्या कहा कि जो युवा वर्ग था, महात्मा गांधी ने जब युवाओं को कहा कि उन्हें सेना में भर्ती होके जाना चाहिए प्रथम विश्व युद्ध में, तो इससे खुश होकर अंग्रेजों ने उन्हें ये उपाधि दी केसरे हिंद। और फिर से उन्होंने ये उपाधि लौटा भी दी थी जब उन्होंने ये आंदोलन वगैरह छेड़े। तो लिखिए ये किसके द्वारा दी गई, अंग्रेजों द्वारा। और फिर पुनः लौटा भी दी, ये भी लिख लीजिए, पुनः लौटा दी। फिर लिखिए नौवीं, भारतीय लोगों का सर्जेंट। तो दोस्तों ये उपाधि किसने दी, ये भी अगेन अंग्रेजों ने ही दी थी, महात्मा गांधी, अंग्रेजों के द्वारा दी गई। तो दोस्तों ये थी 9 उपाधियां बापूजी की, मतलब महात्मा गांधी की
बापू किसने दी? सरोजनी नायडू। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, मलंग बाबा खान, अब्दुल गफार खां, देशद्रोही फकीर चर्चिल और अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मॉरिस। दोस्तों ये जो चीज़ें हैं, एक किस्सा ये था जब गोलमेज सम्मेलन, जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930, 31, 32, तो क्या हुआ कि पहले में और तीसरे में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया इन तीनों गोल में, 3 में से 2 में, लेकिन दूसरे के अंदर कांग्रेस ने उसके अंदर भागीदार हुई। तो कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी को भेजा गया। तो महात्मा गांधी कहाँ पे गए? लंदन गए गोलमेज सम्मेलन में। तो क्या हुआ कि लोगों ने सोचा कि क्योंकि उस वक्त तक जो गांधी की जो इमेज थी ना, बहुत ही शानदार बन चुकी थी कि गांधी कोई ज़बरदस्त लेवल का आदमी होगा, बहुत ही तगड़ा, जिसने पूरे अंग्रेज़ों को हिला के रख रखा है। उन्हें लगा कि अंग्रेज, क्योंकि न्यूज़पेपर्स वगैरह में इस तरह की चीज़ें चलती रहती, गांधी जी ने ये आंदोलन किया, अंग्रेज़ों की हालत ख़राब हो चुकी है। तो अब उनको क्या लगा कि यार गांधी जी आ रहे हैं, तो काफ़ी मीडिया वगैरह वहाँ आ गई, बहुत ज़बरदस्त वो उनका जोश था कि गांधी जी आ रहे हैं, है ना, 1931 के बाद। तो क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे व्हाइट हाउस यहाँ पे जैसे स्टेज लगाया गया और यहाँ पे मीडिया वगैरह था, और यहाँ पे जैसे रेड कारपेट वगैरह, यहाँ से गाड़ी से वगैरह से उतरे और गांधी जी उतरे। तो उन्हें ऐसा लगा कि गांधी जी बहुत ही कोई जेंटलमैन टाइप आदमी होंगे, बहुत सूट बूट पहन के आएंगे। जो लोग अंग्रेज़ों को हिला रखा है जिस बंदे ने, वो कोई ऐसे कोई नॉर्मल आदमी तो होगा नहीं। फिर उनको लगा, तो क्या हुआ, गांधी जी उतरे तो गांधी जी अब कैसे, एकदम लीन पर्सनैलिटी, और उन्होंने सबसे पहले अपनी लाठी बाहर रखी। तो मीडिया को लगा कि शायद ये तो गांधी जी के असिस्टेंट होंगे, लेकिन फिर थोड़ी सी जब दूर देखा कि यही गांधी जी हैं, तो वहीं पे एक मीडिया कर्मी थे फ्रैंक मॉरिस करके, तो उन्होंने उनको क्या कहा, अर्धनग्न फकीर। और चर्चिल जो उस वक्त प्रधानमंत्री तत्कालीन नहीं थे, पामस्टान थे, लेकिन वो प्रधानमंत्री रह चुके, तो उन्होंने उसको देशद्रोही फकीर की। तो कई बार ऐसा लगता है कि चर्चिल ने कहा गया, कई किताबों में लिखा गया कि अर्धनग्न फकीर की किसने दी? चर्चिल की, लेकिन इसका राइट आंसर है फ्रैंक मॉरिस। तो दोस्तों पर्सनैलिटी पे नहीं, उनके काम से, मतलब सोचिए एक दुबला पतला आदमी है ना, जिसके पास पूरे बदन पे कपड़े भी नहीं पहन रखे, उसने पूरी अंग्रेज़ों की सरकार को हिला दिया। क्यों? क्योंकि अपने विचारों के दम पे, अपने कर्मों के दम पे, है ना। तो अपन को ऐसी चीज़ें सीखनी चाहिए। तो आगे चलते हैं अपन अपने टॉपिक में, ठीक है। तो ये बात हुई दोस्तों गांधी जी की उपाधियों के बारे में। अब अपन दोस्तों कुछ कालखंड पढ़ते हैं, उसके इम्पॉर्टेंट मतलब उस ईयर में उन्होंने क्या किया इस रिगार्डिंग ऐसी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं बात करूं 1869 में उनका जन्म हुआ, ठीक है। तो लिखिए जन्म 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ पे हुआ दोस्तों उनका जन्म? पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात में। तो 1869 में उनका जन्म हुआ। फिर मैं उनके इंपॉर्टेंट एक साल की बात करूं 1876 में बात करें, उन्होंने प्राइमरी स्कूल में अध्ययन किया। 1876 की बात है ये हुआ। और कस्तूरबा जो उनकी वाइफ थी, कस्तूरबा से उनकी सगाई हुई 1876 में कस्तूरबा से सगाई हुई, ठीक है। फिर मैं बात करूं 1881 की, तो बात करें राजकोट हाई स्कूल में अध्ययन, मतलब वहाँ पे उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की यहाँ से 18 से 81 में। और 1881 में 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया गया। 13 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया गया। तो ये बात हुई किसकी? यहाँ तक की। फिर बात करते हैं 1885 की। तो
1885 में इनके पिताजी का देहांत हो गया। इनके जो फादर थे करमचंद गांधी, उनकी मृत्यु हुई। पिताजी की मृत्यु, ठीक है। और भावनगर, इसी में लिख लीजिए अगला पॉइंट, भावनगर स्कूल से मैट्रिक पास की इन्होंने। कौन सी स्कूल से? भावनगर स्कूल से मैट्रिक पास की। पास कर कॉलेज में दाखिला, पहले अभी तक काफ़ी सालों पहले तक 10th के बाद फिर 11th में जो एंट्री करते थे उसे कॉलेज कहा जाता था दोस्तों। पास कर कॉलेज, और कॉलेज का अगर मैं नाम की बात करूं, सामलदास, ठीक है। सामलदास में कॉलेज में प्रवेश लिया, ठीक है। उन्होंने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन उन्होंने जो सेशन था उसको कंप्लीट नहीं किया और कॉलेज को ही बीच में छोड़ दिया। फिर लिखिए, परंतु एक सत्र बाद ही कॉलेज छोड़ दिया, ठीक है। तो ये बात हुई दोस्तों, कहां तक पहुंचे अपन? 1885 तक। तो दोस्तों ये हर टॉपिक, हर जो ईयर है उसके अंदर एक क्वेश्चन छुपा है कि उन्होंने कौन सी कॉलेज से किया, शामलदास से किया, मैट्रिक कौन सी स्कूल से पास की, भावनगर स्कूल से, कब किया, 1885। अगर डेट वाइज बात करूं तो डेट वाइज इतनी नहीं आती है, लेकिन जो उसका डिटेल है वो जरूर पूछी जाती है। फिर बात करता हूं 1888 की। उनके प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। फिर अब उन्होंने, इंपॉर्टेंट चीज है, वकालत की पढ़ाई कब चालू की, मतलब लंदन कब गए वकालत की पढ़ाई के लिए? 1888 में गए। तो लिखिए, वकालत की पढ़ाई हेतु लंदन गए। तो ये बात हुई इतनी। अब बात आ जाते हैं अपन 1891 में। तो पढ़ाई पूरी, अब उन्होंने 1891 में 3 साल वकालत की पढ़ाई कर देश लौटे, 3 साल पढ़ाई की वकालत की, फिर अपने देश लौटे 1991 में, ठीक है। पढ़ाई पूरी करके वापस देश लौटे, ठीक है। तो ये बात हुई। फिर मैं बात करूं माता पुतली बाई की मृत्यु हो गई 1891 में हो गई। फिर चीज है, उन्होंने जो अपना वकालत का प्रोफेशन था वो कौन सी ईयर में अपनाया? इसी में अपनाया। बंबई व कलकत्ता तथा राजकोट में वकालत की, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है उन्होंने वकालत जो स्टार्ट की वो कब की? 1891 में स्टार्ट। तो आई होप आपने इतनी चीज़ें लिख ली होगी, नहीं लिखी है थोड़ा सा लिख लीजिए आप, ठीक है। ठीक है, तो आई होप आपने लिख लिया होगा। अब देखिए, अब बात आते हैं दोस्तों 1893 की। तो अब दोस्तों 1891 में अभी जैसा आपने पढ़ा उन्होंने वकालत स्टार्ट करी, लेकिन अगर गांधी जी की मैं बात करूं, जो उन्होंने वकालत स्टार्ट करी और जो उनका प्रोफेशन से उनको जो चीज़ मिलनी चाहिए थी, कोई केस मिलते नहीं। उन्होंने बम्बई कलकत्ता वगैरह राजकोट में वकालत स्टार्ट की, लेकिन ऐसे कोई खास केस मिल नहीं रहे थे, बैठे थे। बेरोजगारी टाइप ही था कि भाई पढ़ाई कर ली है लेकिन ऐसा कोई खास सच काम मिला नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि भारतीय मुसलमान जो इंडियन मुस्लिम थे और एक व्यवसायी जो संघ था,
दक्षिण अफ्रीका में उस वक्त क्या हुआ कि वहाँ पे जो रंग भेद की नीति का उन लोगों को बहुत सामना करना हो रहा था कि आप लोग काले हो, इस टाइप का बहुत वहाँ पे मुद्दा उठ रखा था। तो एक व्यापारी था अब्दुल खां करके, क्या नाम है, अब्दुल खां, ठीक है, आप नाम याद रखिएगा। अब्दुल खां करके एक व्यापारी था। तो वो आया, तो भाई साहब इसके पास भी कोई खास ज़्यादा पैसे नहीं, तो इन्होंने सोचा कि यार ज़्यादा कोई महंगा वकील करूँगा वो तो पैसे ज़्यादा लेगा। तो बोले कि किसी ने कहा कि इनसे बात करिए, तो गांधी जी तो रेडी कि बोले कि यार जो काम मिले वही ठीक। तो उन्होंने उनको निमंत्रण दिया कहाँ आने का, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है दोस्तों। तो ये वही पर्सनैलिटी है जिसने गांधी जी की जो क्या बोलते हैं पूरी लाइफ चेंज कर दी। तो दोस्तों कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती है, याद रखना लाइफ में, है ना। एक मिनट दोस्तों, ठीक है। तो एक छोटे व्यापारी, देखिए एक अब्दुल खां ने उनकी पूरी लाइफ चेंज की। अगर सपोज़ उनको ये निमंत्रण ना मिला होता, दक्षिण अफ्रीका ना गए सोच के कि यार मैं इस काम के लिए क्या दक्षिण अफ्रीका जाऊंगा। सोचिए इस दक्षिण अफ्रीका के बाद ही तो फेमस हुए, इंडिया में कोई ऑलरेडी फेमस थोड़े हुए थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में जो उन्होंने अपना अभियान चलाया, उनका अभियान क्या था, अहिंसा की नीति कि हम हिंसा नहीं करेंगे, बोले बोले चादर बिछाओ और बैठ जाते थे। तो दोस्तों छोटी सी एक चीज़ पे उन्होंने पूरे भारत का नक्शा, एक नज़रिया काम करने का चेंज कर दिया। तो लिखिए। तो दोस्तों अब मैं क्या करूँगा कि जो छोटे पॉइंट्स होंगे वो तो मैं लिख दूंगा, लेकिन जो ज़्यादा बड़े हैं फालतू में लिखने में टाइम ज़्यादा खराब होगा, तो मैं बोलते जाता हूँ, आप लिखते जाइए साथ साथ। तो लिखिए 1893 में भारतीय मुसलमानों द्वारा तथा एक व्यवसाय संघ की मांग पर एक मुस्लिम व्यापारी अब्दुल खां के निमंत्रण पर दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवेल की राजधानी प्रोटोरिया पहुंचे तथा वहां रंग भेद नीति का सामना किया। तो ये बात हुई 1893 की, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन 1894 में। लिखिए। तो फिर दोस्तों उन्होंने क्या किया, अब 1893 में पहुंच गए। अब 1894 में उन्होंने क्या किया, अब जैसे कोई भी आपको, जैसे सपोज आपको कोई भी वहाँ की गवर्नमेंट है, कहीं की गवर्नमेंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, एक आपको एक यूनियन की स्थापना करनी होगी। तो उन्होंने क्या किया, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की 1894 में। किस लिए की, ताकि वो उनका विरोध कर सकें। तो लिखिए 1894 में अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की तथा एक साप्ताहिक समाचार पत्र द इंडियन ओपिनियन, इंग्लिश में भी लिख लीजिए, द इंडियन ओपिनियन भी प्रकाशित करवाया तथा एक साप्ताहिक समाचार पत्र द इंडियन ओपिनियन भी प्रकाशित करवाया, ठीक है। तो ये बात हुई दोस्तों अपनी 1894 की। फिर मैं बात करूं 1901, ठीक है। अब उन्होंने 1894 से लेके
1901 तक लगातार आंदोलन वगैरह चलाए और ज़बरदस्त उन्होंने फाइनली जो सरकार थी उसको घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया और फाइनली उन्होंने जो रंग भेद नीति है उसको समाप्त करवाया और एक बहुत बड़ी जीत हुई किसकी? गांधी जी की। ठीक है, कि दक्षिण अफ्रीका में एक पर्सन आया है इंडिया से, उसने जो हमारे लिए खड़ा हुआ और पूरे ही समाज को उसने एक अच्छे दायरे पे लाके खड़ा किया। तो ये बात है। फिर बात लिखिए 1901 में फिर गांधी जी वापस भारत लौट गए। तो लिखिए 1901 में वह सहपरिवार भारत लौट आए। ठीक है, भारत लौट आए तथा दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीय लोगों को आश्वासन दिया कि उन्हें ज़रूरत पड़ने पर वह पुनः अफ्रीका लौट आएंगे। मतलब वह पुनः अफ्रीका लौट आएंगे। तो लिख लिया, तो वह पुनः अफ्रीका लौट आएंगे। मतलब जो वहाँ के लोग थे उन्हें आश्वासन दिया कि अगर उन्हें ज़रूरत पड़ी तो मैं वापस लौट आऊँगा। तो ये बात हुई 1901 की। फिर अगला वापस 1901 के अंदर एक पॉइंट और लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट 1901 के दौरान ही, ठीक है, लिखिए 1901 के दौरान ही अब जो बात हुई कि दोस्तों वो गांधी जी कांग्रेस के जो कैसे शामिल हुए, कैसे उनकी मुलाकात वगैरह उससे रिलेटेड है। तो लिखिए 1901 के दौरान ही गांधी जी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए। ठीक है, 1901 में गांधी जी किस में शामिल हुए? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए 1901 में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली बार गांधी जी ने कौन से अधिवेशन में कांग्रेस में शामिल हुए थे? कौन से में हुए थे? कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। ठीक है, तथा कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए और फिर उन्होंने क्या किया, इसी ईयर में बम्बई में अपना एक ऑफिस, भाई काम चल पड़ा है तो सीधी सी बात है ज़्यादा केसेस आएंगे, तो उन्होंने बोला कि चलो एक ऑफिस और खोल लेते हैं, तरक्की पे हैं। तो उन्होंने क्या किया, बम्बई में अपना एक ऑफिस और खोल लिया। तो लिखिए तथा बम्बई में अपनी वकालत का एक दफ्तर खोला। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आप दोस्तों किसी भी चीज़ से आपको रिलेटेड डाउट होता है कि सपोज़ कोई भी चीज़ का कि कोई भी चीज़ समझने में नहीं आ रही है, आई होप मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने की। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और यार एक चीज़ है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो बस आपका एक फ़र्ज़ होना चाहिए कि आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन के, उनके लिए काम आ सके। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब तो करके ही रखिएगा, तभी आपको मिलेगा। ठीक है, और अपन क्या है जीएस के अलग अलग टॉपिक्स कवर कर ही रहे हैं। ठीक है, तो लिखिए 1901 की ही बात है अगेन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 1901 नहीं 1902, हाँ 1901 तो हो गया। अब लिखिए 1902। ठीक है, तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट 1902 में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर पुनः अफ्रीका चले गए। मतलब क्या हुआ कि 1902 में जो दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय लोग रह रहे थे उन्होंने गांधी जी को पुनः बुलाया, तो वो पुनः अफ्रीका चले गए। तो लिखिए 1902 में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर पुनः अफ्रीका चले गए। ठीक है, ये बात हुई। फिर 1903
1903 में। अब काम धंधा तो गांधी जी का मस्त चल ही रहा था, तो उन्होंने सोचा चलो यहाँ दक्षिण अफ्रीका में भी एक ऑफिस खोल दें। तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है, तो लिखिए 1903 में जोहान्सबर्ग में दफ्तर खोला। ठीक है, ओके। फिर 1904 में क्या किया उन्होंने दोस्तों, एक सोसाइटी बनाई, इंडियन ओपिनियन सोसाइटी बनाई। तो लिखिए 1904 में इंडियन ओपिनियन सोसाइटी बनाई। समझ में आई बात, इंडियन ओपिनियन सोसाइटी बनाई। ठीक, ये बात हुई 1904 तक की। ठीक है, अब दोस्तों 1906 का है, ये दोस्तों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बताता हूं मैं आपको। फिर क्या हुआ, 1906 में एक जुलू विद्रोह हुआ। क्या हुआ, जुलू विद्रोह के दौरान भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। जो जुलू विद्रोह हुआ कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका, जुलू विद्रोह हुआ, और इसी दौरान उन्होंने भारतीय एम्बुलेंस सेवा, जो अपनी एम्बुलेंस सेवा है, उसको तैयार किया। तो आपसे पूछा जा सकता है जो भारतीय एम्बुलेंस सेवा है वो कौन से विद्रोह के दौरान तैयार की, जुलू विद्रोह के दौरान। तो लिखिए 1906 में जुलू विद्रोह के दौरान, कॉमा, भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। ठीक है, भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। समझ में आ गई बात, ठीक है। ठीक है, तो अब इसी दौरान जब वो दोस्तों गांधी जी कहाँ पे थे, जोहान्सबर्ग तो आए हुए थे ही, तो अब जोहान्सबर्ग में उन्होंने अपना प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया। सत्याग्रह में क्या बोले, चटाई लाओ और अहिंसा से बैठ जाओ सब, है ना, चुपचाप, बोले कि ना कुछ करेंगे ना, जैसे मान लो कोई भी काम करना है, सत्याग्रह चटाई बिछा के बैठ जाते हैं, सत्याग्रह करना चालू कर दिया। ठीक है, तो जोहान्सबर्ग में अपना प्रथम सत्याग्रह किया और बहुत विरोधों का सामना करना पड़ा उनको, मतलब लोगों ने उनको बहुत, जो वहाँ की सरकार थी उन्होंने बहुत उनको दबाने की कोशिश की बहुत तरीके से। तो इसी की वजह से क्या हुआ, अब सत्याग्रह करेगा कोई आदमी, सरकार को परेशान करेगा, तो 1908 में उनको सत्याग्रह के लिए, मतलब सत्याग्रह कर रहे थे, पहली बार कहाँ जाना पड़ा, जोहान्सबर्ग की जेल में जाना पड़ा। तो दोस्तों पहली बार वो जेल दक्षिण अफ्रीका में गए, कहाँ पे गए, 1908 में जोहान्सबर्ग में, मतलब जेल की हवा कब खाई, 1908 जोहान्सबर्ग में। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट करके लिखिए, जोहान्सबर्ग में अपना प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ, सत्याग्रह लिख लीजिए, कईयों को दिक्कत हो सकती है, में भी सत्याग्रह प्रारंभ किया। ठीक है, अनेक विरोधों का सामना करना पड़ा। इसी के फलस्वरूप 1908 में सत्याग्रह के लिए पहली बार जोहान्सबर्ग जेल में रहे। ठीक है, तो ये बात हुई अपनी। अब नेक्स्ट है 1910। तो 1910 में क्या हुआ, उन्होंने अपना एक आश्रम की स्थापना की, है ना। वो क्या करते थे, आपको पता होगा कि अलग अलग आश्रम की स्थापना की, जैसे साबरमती आश्रम है अपना, है ना। तो उन्होंने अफ्रीका में आश्रम की स्थापना की और उस आश्रम का दोस्तों नाम था टॉल स्टॉम फर्म कहते थे ना आश्रम, टॉल स्टॉम फर्म। ठीक है, तो यही आश्रम। तो लिखिए 1910 में कहाँ पे स्थापना की, जोहान्सबर्ग में। 1910 में, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 1910 में जोहान्सबर्ग में टॉल स्टॉम फर्म की स्थापना की। ठीक है, तो ये बात हुई। अब एक नोट लगा के लिखिए दोस्तों,
नोट लगा के एक पॉइंट, गांधी जी ने डरबन, ठीक है, ये तो बात ये कहाँ पे कि जोहान्सबर्ग में, ठीक है। अब बात आती है डरबन की, तो डरबन में भी उन्होंने दोस्तों एक आश्रम की स्थापना की, ब्रैकेट में आश्रम लिख लीजिएगा। गांधी जी ने डरबन में भी आश्रम की स्थापना की, उसका नाम था दोस्तों फिनिक्स, फिनिक्स फर्म, फिनिक्स फर्म, अगेन ब्रैकेट में आश्रम। तो लिखिए गांधी जी ने डरबन में, गांधी जी ने डरबन, डरबन में फिनिक्स आश्रम, फिनिक्स आश्रम, फिनिक्स फर्म ब्रैकेट में लिखिए आश्रम की स्थापना की, ठीक है। तो ये बात हुई दोस्तों अपनी गांधी जी से रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो अपन देखते हैं दोस्तों कुछ आज की वीडियो में इतना ही अपन कवर करते हैं, फिर जितने भी 2 पार्ट लगते हैं 3 पार्ट लगते हैं, जितना भी लगेगा मैं गांधी जी का जो युग है उसको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, और आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। और आप देख भी रहे होंगे कि मैं एक एक चीज़ें आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, और आई होप नोट्स भी बनवा रहा हूँ, सबसे अच्छी चीज़ है ना। और आई होप आपको वीडियो तो समझ में आ ही रहा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो समझ में आ रहा है, सब कुछ अच्छा है, तो लाइक कर दीजिए प्लीज़, और जितना हो सके शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट आता है तो आप चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, नोट। और आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक मैं टॉपिक कवर करूं तो वो भी आप डाल दीजिएगा, फिर मैं उसको कंसर्न में ले लूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।